हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज इस वीडियो में प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक है, देखिए गाइस, नॉर्मल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दूसरे होते हैं, चाहे आपने आईआईटी जेईई दिया होगा, जो दूसरे जितने भी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, और गेट का जो एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि जो गेट देने वाले एस्पिरेंट्स वो ऐसा नहीं है कि एक ही जोन के हैं। जस्ट लाइक जैसे 10th क्लास का एग्जाम होता है, तो हाँ, जितने भी स्टूडेंट हैं वो 10th अपीयर होंगे, सबको प्रिपरेशन का एक ही साल मिलेगा। 12th का एग्जाम होगा या आईआईटी जेईई का एग्जाम होगा, हार्डली आईआईटी जेईई में एक या दो ड्रॉपर होंगे। ठीक है, नीट का एग्जाम होगा। तो डिफरेंट एग्जाम में क्या होता है कि 80-90% जो क्राउड है वो एक सेम लेवल का होता है। बट गेट एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अब थर्ड ईयर वाला भी अपीयर होगा, फाइनल ईयर वाला भी अपीयर होगा, एक ड्रॉप के साथ भी अपीयर होगा, दो ड्रॉप के साथ भी अपीयर होगा। बहुत सारे जो जॉब में हैं वो ऑलरेडी वापस से अपने गेट एग्जामिनेशन देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बड़ी बड़ी पीएसयूज वगैरह में हैं, तो उनके प्रमोशंस के लिए या फिर स्पॉन्सर एमटेक के लिए भी 4 या 5 साल बाद भी गेट का एग्जाम देते हैं। तो गेट एग्जामिनेशन में लगभग जो आपके थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट से लगाकर 10 साल जो जॉब करते हैं वो स्टूडेंट्स भी अपीयर होते हैं कई बार। तो ये एक बहुत ही वर्सेटाइल क्राउड वाला एग्जाम है। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम में जिसमें 2-4 साल के एस्पिरेंट अवेलेबल होंगे आपको। तो इसमें भी कंपटीशन भी अलग अलग है। अब देखिए, सबका सिचुएशन भी अलग अलग होगा। थर्ड ईयर वाले का सिचुएशन अलग है, फाइनल ईयर वाले का अलग है, जॉब वाले का अलग है, ड्रॉपर का 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप या जो जॉब कर रहा है उसका अलग स्टेटस होगा। तो सबकी प्लानिंग भी डिफरेंट होगी और सबका दिमाग का जो ग्रोथ है वो भी अलग होगा। थर्ड ईयर वाले का अलग ग्रोथ है, फाइनल वाले का अलग ग्रोथ है ना, क्योंकि दिमाग तो क्या है, ऊपर वाले ने बनाया है, तो वो तो उसका एक टाइम होता है ना। लाइक हम लोगों ने जब बचपन में एफ फॉर एप्पल सीखा था तो उसके लिए 6 महीना लग गया था, और आज 6 महीने में हम लोग पूरा गेट का सिलेबस पूरा इंजीनियरिंग पढ़ लेते हैं 4 साल का। ठीक है, मतलब उसका कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो तो पढ़ ही लेते हैं। तो यही डिफरेंस है यहाँ पे मैच्योरिटी का। जो दिमाग का ग्रास्पिंग लेवल है वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग हो सकता है। तो अब देखिए, मैं इस वाले वीडियो में कुछ ऐसा नहीं बताने वाला हूं कि चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार जैसा कुछ भी नहीं होता है। एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सुनने के बाद ऐसा हो जाएगा कि भाई आपका सिलेक्शन शॉर्ट हो जाएगा। हाँ, मैं एक रास्ता दिखा सकता हूं, एक तरीका बता सकता हूं, बाकी चलना आपको ही है। और उसमें बीच बीच में जो भी मॉडिफिकेशन होंगे वो आपको अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि सबका सिचुएशन अलग है, सबका एक डिफरेंट स्टोरी है। तो आपको मैं कोई भी डिसऑनेस्ट सजेशन नहीं दूंगा। जो भी सजेशन होगा ईमानदारी से, जो आपके लिए फिजिबल होगा वही रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रिपरेशन स्टडी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले घबराए नहीं, उनके लिए भी अलग से स्ट्रेटेजी आएगी, 1 या 2 दिनों में ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी गेट 22 या 23 में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए है, पहली चीज। ठीक है, 22 में भी दे सकते हैं, 23 वाले भी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 23 को भी बहुत ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। लाइक थर्ड ईयर वाले अभी हो सकता है थर्ड ईयर में 22 को लाइटली देंगे, देन उनका जो टारगेट होगा 23 होगा। तो दोनों के लिए मैं बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिलेबस की, क्योंकि 50% स्टूडेंट को यह भी नहीं पता है कि सिलेबस क्या है। तो जल्दी से आप ऑफिशियल वेबसाइट से अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे जो भी सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस के अंदर की चीजें नहीं लिखी, ऑब्वियसली आपको वेबसाइट से सिलेबस मिल जाएगा, नेटवर्क थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाकी मैंने टॉपिक लिख दिए, सब्जेक्ट्स लिख दिए कि पूरी 4 साल की जो इंजीनियरिंग है उसमें 40 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से आपको मात्र 12 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करके जाना है गेट एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए तो अब 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं। हम लोग 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं कि यहां पर पहला जो टॉपिक है दैट इज नेटवर्क थ्योरी, जिसको सर्किट थ्योरी भी बोलते हैं बहुत सारी जगह पे। ठीक है, नेटवर्क एनालिसिस भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। और ये लिखे हैं मार्क्स मैंने, और ये जो मार्क्स है ये 2016 से लगा के 2021 का एवरेज निकाला है मैंने, 2016 से लगा के 2021 तक का। उसके पहले का क्यों नहीं? क्योंकि देखिए, बहुत पहले का मैं एनालिसिस इसलिए भी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि 2016 के बाद से आपका वर्चुअल केलसी पिक्चर में आया है, फिजिकल केलसी नहीं है, तो क्वेश्चन पूछने के तरीके बदले हैं। दूसरा चीज है कि आपके सिलेबस भी 16 में भी अपडेट हुआ था सिलेबस, और लास्ट ईयर भी अपडेट हुआ है। इस वजह से मैंने 16 से लगा के 21 तक का ही सैंपल साइज लिया है, वही हमारे काम का है। ठीक है, चलिए तो अब आपका जो नेटवर्क थ्योरी था वो 7 से लगा के 11, मिनिमम 7 नंबर का पूछा गया है इतने सालों में, और मैक्सिमम जो गया है वो 11 नंबर का गया है। तो 7 से लगा के 11, ये मिनिमम ये मैक्सिमम रेंज लिखी है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये है नेटवर्क थ्योरी आपका। दूसरा है कंट्रोल सिस्टम 8 से 11, उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 12 से 15,
इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश दोनों मिला के कितना है आपका 15 मार्क्स का है। सिग्नल एंड सिस्टम 3 से 4 मार्क्स का, बट इसमें स्टार लगा लीजिए, 2020 में गेट 2020 में सिग्नल एंड सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है, 6 नंबर तक भी आ गया थे, बट वो किसी एक साल होगा सरप्राइजली, बाकी जो इसका वेटेज है वो कम ही है, 3 से 4 ही है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 4 और 8, 4 से लगा के 8, ये भी तो इसका भी वेटेज थोड़ा सा पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, ठीक है। आगे आते हैं इधर इलेक्ट्रिकल मशीन, इसका वेटेज पहले भी ज्यादा आता था और अब भी ज्यादा आता है, 10 से लगा के 12, दैट इज कोर सब्जेक्ट है आपका। पावर सिस्टम 10 से 12, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 8 से 10, ईएमएफटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमटी भी बोलते हैं कई सारे स्टूडेंट, तो 1 से लगा के 4, इसके वेटेज कहीं ना कहीं कम हुआ है। मेजरमेंट का और भी कम हुआ है, 2 से लगा के 4, ठीक है। ईएमएफटी अगेन ये भी गेट 2020 में पूछ लिया था, अच्छा खासा नंबर का है ना, 6 से 8 नंबर का पूछ लिया था ईएमएफटी, बट वो किसी एक साल सरप्राइज मिलता है आपको, ठीक है, बट रेडी हमें पढ़ना ही पढ़ना है, सारी चीजें सभी चीजों के लिए रेडी रहना है। देन मेजरमेंट, तो ये कुल मिला के आपके 12 सब्जेक्ट है जो सिलेबस का हिस्सा है। ऑफिशियल वेबसाइट आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट से आपका सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके अंदर क्या क्या सिलेबस है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। जी सेंट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उस पर नेटवर्क कंट्रोल डिजिटल, ये है ना, ये वाले जो सब्जेक्ट्स है लाइक नेटवर्क कंट्रोल डिजिटल, ये मात्र 200 रुपए में अवेलेबल है। आपका जो एप्टीट्यूड है वो 299 में अवेलेबल है, 3 टीचर ने कवर किया है वाला सेक्शन, इंग्लिश भी कवर करवाया आपका, ठीक है। मैथमेटिक्स 999 में अवेलेबल है और सिग्नल एंड सिस्टम 499 में। तो और हाँ, ये 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट्स हमारे सपोर्ट कैटेगरी में है, जिसमें आपको बिना फाइनेंशियल लोड के भी आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन देना थी, बाकी चीजें आपको एप्लीकेशन पे मिल ही जानी है। चलिए, तो ये तो रहा आपका सिलेबस और उसका वेटेज का एनालिसिस 2016 से 2021 के बीच का। अब आपको पढ़ना कैसे है, जिसने भी सिलेबस डाउनलोड कर लिया इतनी इंफॉर्मेशन आ गई। अब देखिए मैंने क्या करा है, सब्जेक्ट्स को 3 ग्रुप में बांटा है, 3 ग्रुप में सब्जेक्ट्स को बांटा है। पहला ग्रुप क्या है हमारा, इजी एंड स्कोरिंग। पहला ग्रुप क्या है, इजी भी है और स्कोरिंग भी। ये सब्जेक्ट पढ़ने में कंपैरेटिवली इजी होते हैं, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। अब ऐसा नहीं कि दिमाग घर छोड़ के आ जाओ, है ना, दिमाग तो लगाना होगा, बट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले सब्जेक्ट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट एक बार में ही आपको समझ में आने लगेगा। तो इजी और स्कोरिंग भी, यहाँ का वेटेज भी ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पर नेटवर्क थ्योरी है आपका, जो सबसे पहले अच्छा प्रायोरिटी बता दूंगा, पहले नेटवर्क कंट्रोल डिजिटल मैथ्स और सिग्नल पे स्टार लगा लीजिए, सिग्नल पे स्टार लगा दीजिए, ठीक है। क्यों स्टार लगाना आपको बताता हूं मैं। और ये वेटेज कितना कवर करता है, 35 से लगा के 40% तक। देखिए 100 नंबर का पेपर होगा तो परसेंटेज इक्विवेलेंट टू मार्क्स ही है ना, 35 से 40 मार्क्स बोलूं या परसेंटेज बोलूं, बात एक ही है। तो 35 से लगा के 40%, मतलब 100 नंबर के पेपर में 35 से लगा के 40 नंबर का इन्हीं सब्जेक्ट से आएगा। अब देखिए इस ग्रुप में सिग्नल एंड सिस्टम आप चाहो तो यहां नहीं पढ़ के आप ग्रुप सी में भी डाल सकते हो, है ना, इसको यहां पे नहीं डाल के यहां पे भी डाल सकते हो, उसका एक रीजन आपको बता दूंगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर सबसे पहले सिग्नल एंड सिस्टम ही पढ़ना चाहिए। यस, पढ़ना चाहिए सिग्नल एंड सिस्टम, बट दिक्कत यह है कि हमारे एग्जाम में सिग्नल एंड सिस्टम का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं अभी बता दूंगा अगली स्लाइड में कि कब पढ़ना है आपको सिग्नल एंड सिस्टम, ठीक है, वरी मत होइएगा। सेकंड ग्रुप जो है आपका मशीन पावर सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये है आपका कोर सेगमेंट, जहां पे आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चन काफी आएंगे। और ये सब्जेक्ट्स कोई भी, चाहे गेट एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्स होती है वहां के लिए तीनों सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका वेटेज भी अच्छा खासा है 35% का। तो ये 2 ग्रुप मिला के अच्छा खासा तकरीबन 70 से 75% का वेटेज कवर करते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो ये 2 ग्रुप बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद ग्रुप सी में ऐसे सब्जेक्ट्स है जिनका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, लाइक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपको नेटवर्क थ्योरी आता है तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 70% फिनिश है। नेटवर्क आता है तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइसेस की समझ है, सर्किट कैसे होगा, बाइसिंग कैसे होगा, उसके बाद तो सिर्फ केवीएल केसीएल ही लगेगा। उसके बाद सिग्नल एंड सिस्टम। सिग्नल एंड सिस्टम कुछ बच्चे अगर चाहे तो ग्रुप ए में भी रख सकते हैं और कुछ चाहे तो ग्रुप सी में भी रख सकते हैं। अब कौन कौन से बच्चे किस में रखेंगे ये आने वाली स्लाइड में बता दूंगा आपको। देन आपका ईएमएफटी इस ग्रुप में, देन मेजरमेंट है। तो ये पूरे सारे सब्जेक्ट मिला के 10 से 15% का वेटेज रखते हैं, तो इसलिए मैंने सारे सब्जेक्ट को ग्रुप सी में डाला है। देन आपके आते हैं एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। अब देखिए कई बार क्या होता है, एप्टीट्यूड और इंग्लिश मिला के कितने होते हैं, 15 नंबर के होते हैं।
अब इसमें जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है वो 8 नंबर, कई बार 7 नंबर का भी आता है, कई बार 8 का भी आता है, और इंग्लिश जो है वो भी 7-8 के बीच में वेरी करता है, मतलब मैंने 7 नंबर का इंग्लिश बोल दिया। अब इसको पढ़ना कैसे है? अब एप्टीट्यूड क्या होता है, आपको गेट में ही नहीं, अदर देन जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी जगह एप्टीट्यूड तो आता ही आता है। हाँ, लेवल थोड़ा सा कम ज्यादा रहेगा। यहां पर इंजीनियरिंग में जो एप्टीट्यूड आएगा उसका लेवल कम रहता है, इसको बिना पढ़े भी जाओगे तो 1 या 2 क्वेश्चन तो कर दोगे, बट बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए हैं, 1-1, 2-2 नंबर से बहुत ज्यादा अंतर पड़ता है, इसलिए इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। अब देखिए एप्टीट्यूड पढ़ना कैसे। एप्टीट्यूड के लिए आपको क्या करना है, रोज आपको आधा घंटा या 1 घंटा बोल सकता हूं, 30 से लगा के 60 मिनट का टाइम देना है एप्टीट्यूड को डेली। ये ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन बैठ गए आप और एप्टीट्यूड अच्छा हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं होगा। 30 से 60 मिनट तक एप्टीट्यूड को डेली पढ़ना है। इसको एक, जब भी आप स्टूडेंट मोड में हो ना तो इसको रोज की हैबिट बना लो, 30 से लगा के 60 मिनट तक 1 घंटा या आधा घंटा एप्टीट्यूड के 4 या 5 क्वेश्चन हमें करना है, चाहे कोई से भी हो। तो वो क्या होगा, आपकी जनरल एबिलिटी बढ़ाते जाएगा, एक स्किल बढ़ाते जाएगा, दिमाग का एक पोर्शन होता है ब्रेन का वो खोल देगा। ठीक है, तो इसको रोज करना है अपने को। हो सकता है आप हफ्ते में रोज नहीं भी कर पाओ तो कम से कम हफ्ते में 2 या 3 दिन तो करना ही करना है आपको। और इंग्लिश के साथ में आप क्या करिए, इंग्लिश रट्टा मार वाली चीज पे मत जाइएगा, क्योंकि गेट में भी जो इंग्लिश आता है वो ऐसा आता है कि जो आपके डेली रोजमर्रा की जिंदगी में, मतलब अगर आप थोड़े से फैमिलियर हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह सब कुछ पढ़ रहे हो, है ना, या कुछ मूवीज वगैरह देख रहे हो, तो कुछ वर्ड्स होते हैं, उन्हीं वर्ड्स को लेके सिनोनिम, एंटोनिम्स, इस तरीके से आपका यूज होता है। तो इंग्लिश भी आप क्या करिए, इसको डेली हैबिट में, अगर आप स्टूडेंट मोड में अभी, तो न्यूज़पेपर रीडिंग का ट्राई करिए। और न्यूज़पेपर इसलिए नहीं पढ़ना है, बहुत सारे स्टूडेंट न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ते हैं कि इंग्लिश सीखना है। नहीं, इंग्लिश सीखने के लिए न्यूज़पेपर मत पढ़िए, इंफॉर्मेशन के लिए पढ़िए। तो डेली आपको जो वर्ड्स वगैरह टकराएंगे ना अलग अलग, तो वो एग्जाम में किसी दिन याद, उस दिन जब एग्जाम होगा आपका और कुछ वर्ड्स वहां पे आपको दिखने लगेंगे तो आप रिलेट कर लोगे आसानी से। तो न्यूज़पेपर की रीडिंग की हैबिट डाल लीजिए आप। ठीक है, और आज की तारीख में तो न्यूज़पेपर आपका ऑनलाइन वगैरह सब अवेलेबल होते ही होते हैं, ई पेपर भी अवेलेबल होता है। तो रीडिंग, और इसको इंग्लिश सीखने के लिए नहीं, इंफॉर्मेशन के लिए पढ़िए, तो आपको काफी जगह पे काम आएगी, गेट में ही नहीं, नॉर्मल लाइफ में भी बहुत जगह पे काम आएगी। तो एप्टीट्यूड इंग्लिश को ये प्रिपरेशन का हिस्सा नहीं बनाना है, इसको लाइफ में एडॉप्ट करना है आपको। जब आप जैसे होता है ना 2 टाइम का खाना खाते ही खाते हैं, तो वैसे ही एप्टीट्यूड और इंग्लिश एक डेली लाइफ में आपका आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये मेरी तरफ से सजेशन थे आपको, मैंने ग्रुप में सब्जेक्ट्स बांटे हैं अपनी तरफ से, है ना। अब देखिए इनको पढ़ना कैसे है। अब पढ़ने के लिए क्या होता है कि अलग अलग लेवल के, जो कि मैंने शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में ही बोला है कि गेट एग्जामिनेशन में जो एस्पिरेंट है वो बहुत ही अलग अलग है, बहुत ही वर्सेटाइल स्टूडेंट्स है। कोई फर्स्ट ईयर में भी तैयारी करेगा, कोई सेकंड ईयर, कोई थर्ड ईयर, कोई फाइनल ईयर, अलग अलग तरीके हैं। तो मैंने देखो यहां पे कुछ लिस्ट बताई है कि सबसे पहले आपको नेटवर्क, पहला नंबर जो दिया है मैं नेटवर्क थ्योरी को, सेकंड डिजिटल को, थर्ड कंट्रोल सिस्टम को, फोर्थ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को। अब देखिए यहां पे क्या चेंजेस है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में है, तो गेट का प्रिपरेशन की सोचेंगे भी नहीं, पहली चीज, है ना। प्लीज, ये ट्रुथ है, अभी सोचना नहीं है। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स आप क्या करिए, आप सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़िए। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स उनके सेमेस्टर में भी होता है। ठीक है, तो वहां पर भी काम आ जाएगा। और दूसरा है कि आप सारे सब्जेक्ट को इक्वली पढ़िए, क्योंकि हो सकता है आपका, देखियो अभी आपको जो फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट होता है उसको जो ब्रांच मिली इलेक्ट्रिकल ब्रांच, हो सकता है उसको वाकई में इंटरेस्ट ही नहीं हो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, क्या पता, हु नोस। क्योंकि आप जब थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट पढ़ने लगेंगे तब आपको रियल पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे बोलते हैं हाँ मेरा इंटरेस्ट था इसलिए मैंने ले लिया। अरे इंटरेस्ट जब आप पूरा इंजीनियरिंग कर लेते तो उसके बाद स्टूडेंट को रियलाइज होता है मैं तो इंजीनियरिंग के लिए ही नहीं बना था। यही विडंबना है हमारे यहाँ पे, यही आयरनी है कि इतने ज्यादा लैक ऑफ स्किल है इंजीनियर्स में। ठीक है, क्योंकि उन्हें सही टाइम पे सही गाइडेंस नहीं मिलता है। तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट प्रिपरेशन का अभी नहीं सोचना, अभी अपना कॉलेज एंजॉय करिए, इंजीनियरिंग को समझिए, जो आपको सब्जेक्ट से उन्हीं सब्जेक्ट्स को आप पढ़िए। कंप्यूटर भी बहुत अच्छे से पढ़िए, लैंग्वेज अगर कोई है C++, उसको भी बहुत अच्छे से पढ़िए, ED बहुत अच्छे से पढ़िए, हर चीज बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। तब तो रियलाइज होगा, पढ़ने के बाद फील होगा ना कि इंटरेस्ट है या नहीं है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सेमेस्टर का भी काम हो जाएगा और आपका प्रिपरेशन अगर करोगे भविष्य में तो भी काम हो जाएगा।
बात है थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट। अगर थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट अगर सोच रहे हैं तैयारी करने का, तो वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से तैयारी मत करना, क्योंकि वो ऑलरेडी वो सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, अच्छा खासा आइडिया हो चुका है। वो तैयारी स्टार्ट करेंगे नेटवर्क थ्योरी से, नेटवर्क से, डिजिटल से, और आपका सेमेस्टर में हो सकता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या कंट्रोल सिस्टम। अब देखिए थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट क्या करिए, आपको अगले साल देना है गेट 22 देना है, बट असल में आप पास आउट होंगे 23 में। तो जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट वो ये करिए कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को वो करना है कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की लिस्ट बनाइए कि क्या क्या सब्जेक्ट है। उन सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट कॉमन है गेट के सिलेबस में, उन्हीं सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। तो सेमेस्टर का भी काम हो जाएगा और अपना प्रिपरेशन भी हो जाएगा, तो दोनों काम साथ में हो जाएंगे। और देखिए कई सारे स्टूडेंट सोचेंगे नहीं सर आप तो गलत ज्ञान दे रहे हो, हम तो एक ही साल में प्रिपरेशन करके अच्छा रैंक लेके आ जाएंगे थर्ड ईयर में। ऐसा मात्र 2% स्टूडेंट के साथ होता है। यस, अगर आप पहले सेमेस्टर के कवर कर लीजिए, उसके बाद टाइम बचता है। मैं कहां रोक रहा हूं रैंक लाने से, थर्ड ईयर में लाइए, और हमारे प्लेटफॉर्म से तो थर्ड ईयर में बहुत बच्चे रैंक लेके आए हैं, आप भी लेके आइए। बट पहले जो सेमेस्टर वाले जो सब्जेक्ट है उनको निपटा लीजिएगा, तो आपका सेमेस्टर का भी काम हो जाएगा ना। 2 बार मेहनत क्यों करेंगे आप, दोनों काम हो जाएंगे आपके, सेमेस्टर का भी काम हो जाएगा और फिर एक्स्ट्रा टाइम मिले तो गेट का अदर सब्जेक्ट भी पढ़ लेना। ठीक है, तो चलिए, तो थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर वाले मतलब कि जो कि सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट है उनको अपने सब्जेक्ट बांटना है, और ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं पहले ग्रुप के, तो इनको पहले ट्राई करिएगा खत्म कर ले। जब ये पहला लाइन खत्म कर लेंगे और उसके बाद फिर आपको पढ़ना है 5th नंबर का इलेक्ट्रिकल मशीन, उसके बाद पावर सिस्टम 6 नंबर का, 7th नंबर पे आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। ठीक है, अब हो सकता है कि थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में किसी के सिलेबस में अगर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पहले है सिलेबस में, तो आप एनालॉग को पहले भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका सेमेस्टर का भी काम हो जाएगा। और जो आपका 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर वगैरह में है, उनको तो कहीं से भी अगर वो सोच रहे हैं 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में तैयारी का सोच रहे हैं, तो जैसा सीक्वेंस मैंने बताया है उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि लगभग 6 सेमेस्टर तक सारे गेट के सिलेबस का जो भी टॉपिक है वो आ जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं बचता है। तो जो 5th या 6th सेमेस्टर में है तो वो तो लाइन से स्टार्ट हो जाइए यहां से पढ़ाई करना, जैसा ये सीक्वेंस है। थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वाला थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉलेज का, और फर्स्ट ईयर वालों को तो सिर्फ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो 7th नंबर पे आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। अगर जो कुछ स्टूडेंट जिनके सिलेबस में पहले है कॉलेज के सेमेस्टर में आ रहा है तो वो एनालॉग को पहले भी पढ़ सकता है। एनालॉग के बाद ही आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, एनालॉग के बिना पढ़े, इलेक्ट्रिकल मशीन के बिना पढ़े आप क्या पढ़ लेते हो डायरेक्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसा नहीं करना है ना। आपके सेमेस्टर में है तो आप उठा लीजिए, बट इसको कायदे से इस एनालॉग के बाद ही पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद सिग्नल एंड सिस्टम, उसके बाद EMFT, देन मेजरमेंट। अच्छा, यहां पर क्या होता है कि जो आपके मशीन और पावर सिस्टम है, ये मशीन 1 और मशीन 2 दो पार्ट में होते हैं, 1 और 2 पार्ट में होते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि मशीन के 2 पोर्शन पढ़ ली पहले, फिर पावर सिस्टम के भी पैरेलली 1 पोर्शन और 2 पोर्शन होते हैं, पावर सिस्टम 1 पावर सिस्टम 2। तो कुछ डीसी मशीन ट्रांसफार्मर पहले पढ़ लिया और फिर पावर सिस्टम का भी कुछ हिस्सा पढ़ लिया, ऐसा कर सकते हैं आप थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में है तो। ठीक है, फिर इसकी जो सिंक्रोनस और इंडक्शन मशीन वो अगले सेमेस्टर में होगी, तो उसके बाद इसमें, और इसका जो अगला पोर्शन है फॉल्ट और स्टेबिलिटी वाला वो पढ़ सकते हैं। तो इनको भी डिवाइड कर सकते हैं आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो जॉब गोइंग स्टूडेंट है या फिर जो पास आउट है 3-4 साल या जॉब में है, वो तो डायरेक्ट यही सीक्वेंस को फॉलो करिएगा अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, चलिए ये सारी चीज बता दी मैंने आपको। नेक्स्ट है आपका रिवीजन। पढ़ाई तो सब करते हैं, याद किसको कितना रहता है उस 3 घंटे में, गेट का जो एग्जाम होगा उस 3 घंटे में याद किसको कितना रहता है, इसी पे आपका रैंक डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूं रिवीजन। अब देखिए रिवीजन आपको सिंपल सा अभी स्ट्रेटेजी ध्यान रखना है, बहुत कुछ इतना सोचना नहीं है। आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सेकेंड स्टार्ट करेंगे, तो जब सेकेंड स्टार्ट कर रहे हो तब आपको न्यू जो सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट किया है उसको 80%, मान लीजिए 4 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका 80% टाइम आपको नए वाले सब्जेक्ट पे देना है और 20% टाइम आपको पुराना जो पढ़ चुके हैं उस सब्जेक्ट पे देना है। ठीक है, और उसके कुछ न्यूमेरिकल कर लीजिए, उसको कुछ रिवीजन कर लीजिए। ठीक, जो जैसा भी आपको करना चाहे वैसा कर सकते हैं, बट रिवीजन साथ साथ में चलना चाहिए। इस 80-20 के रेशो में चीजें चलती जाएगी। फिर जब आपका सेकंड खत्म हो गया, थर्ड सब्जेक्ट स्टार्ट किया आपने, तो इधर रिवीजन में फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट में तो बहुत टाइम दे दिया, ऑलरेडी ये रिवीजन चल रहा था 10-20 दिन से, तो इसको थोड़ा सा कम लगेगा ना अब टाइम, अब सेकंड को ज्यादा लगेगा रिवीजन में। तो इस तरीके से
80-20 जब इधर सब्जेक्ट ज्यादा होने लगे, मतलब 5-6 सब्जेक्ट आपने पढ़ चुके हो और इधर 4-5 सब्जेक्ट बचे हैं, तब इस रेशो को, इस टाइम को आप इस तरीके से कर सकते हैं, 70-30 में कर लेना, 70% देन 30%, ठीक है। फिर जब आपके इधर 7-8 सब्जेक्ट खत्म हो जाए और इधर रिवीजन में ज्यादा लोड बढ़ जाए, तब आप क्या करिएगा, इस टाइम को 60-40 पे ले आइएगा, देन 50-50 पे ले आइएगा, ठीक है। तो साथ में रिवीजन भी चलता रहेगा और इधर आपके नए सब्जेक्ट भी खत्म होते जाएंगे। दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लें देन रिवीजन करेंगे। अरे तब तो आधी चीजें भूल जाओगे और तब रिवीजन नहीं कर रहे होंगे आप, तब वापस से सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे, है ना। ताजा सब्जेक्ट रहे तभी रिवीजन निपटा लो, नहीं तो बहुत दिक्कत होती, वापस उसको सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं हो रहा होता है, वो वापस पढ़ रहे होते हो, आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे होते हो। ऐसा नहीं करना। 20 और 80%, इधर नए जैसे जैसे खत्म होते जाए तो इधर ओल्ड का परसेंटेज आप वैसे वैसे बढ़ाते जाना। समझ में आया? दैट इज द बेस्ट वे। स्लो है, बाकी स्टडी है, और स्लो स्टडी ही रैंक लेके आते हैं, है ना। इंपल्सिव नहीं होना। दूसरा है कॉन्सेप्ट, थ्योरी को कैसे रिवीजन करना है। एक होता है थ्योरी माइंड मैपिंग, मैंने नहीं बनाई है, मैंने भी कहीं से सीखी है माइंड मैपिंग। अब देखिए माइंड मैपिंग में क्या होता है, सपोज करिए आपका कंट्रोल सिस्टम का या नेटवर्क थ्योरी का, सपोज करिए नेटवर्क थ्योरी का एक सब्जेक्ट है कि नेटवर्क थ्योरम है। आज मैं थ्योरम रिवाइज करूंगा। क्या करूंगा? आज मैं थ्योरम रिवाइज करूंगा। तो थ्योरम पे ऐसा गोला बना दीजिए, एक कॉपी लीजिए और साथ में लिखते जाइए कि कौन कौन सी थ्योरम है। सुपरपोजिशन थ्योरम है, यहाँ पे थेवेनिन्स थ्योरम है, उसके बाद नॉर्टन्स है, उसके बाद मैक्सिमम पावर है, उसके बाद रेसिप्रोसिटी है, ठीक है। ये दिमाग में चल रहा है। अब आपने पढ़ लिया है तो आप बोलेंगे सर ने क्या बताया, सुपरपोजिशन में अपने को क्या करना है, एक सोर्स बदलना, उसके बाद न्यूमेरिकल ऐसे करना है, कुछ स्पेशल केसेस है उसको ऐसे पढ़ना है। थेवेनिन्स में क्या करना है, हमें इस तरीके से करना है और ये करना है, और इसके बाद सर्किट बनाना है, वापस सर्किट लगा देना है, करंट लगाना है, ठीक है। नॉर्टन में क्या करना है, मैक्सिमम में 4 केसेस बताए थे सर ने, वो पता होना चाहिए अपने को। तो इस तरीके से दिमाग में क्या होगा, आप बहुत कम टाइम में पूरा रिवीजन कर लेंगे। दैट इज अ माइंड मैपिंग, बहुत ही इफेक्टिव मेथड है रिवीजन करने की, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग टॉपिक्स का आप माइंड मैपिंग बना सकते हैं, और ये मैपिंग बहुत अच्छे से बनाइएगा। इस मैपिंग को एक बहुत अच्छी कॉपी मेंटेन करिएगा, तो इसमें आपके बहुत कम टाइम में टॉपिक खत्म होते जाएंगे। टॉपिक जितनी भी थ्योरी पढ़ी है उसका एक शॉर्ट नोट भी बनते जाएगा और टॉपिक भी खत्म होते जाएगा। दैट इज माइंड मैपिंग स्ट्रेटेजी। इसको आप फॉलो करिए। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन वीडियो नहीं देखना है, ठीक है। इनर मोटिवेशन आना चाहिए। 4 क्वेश्चन करो किसी दिन, अपने आप मोटिवेशन आएगा, ठीक है। और इनर मोटिवेशन ही बहुत लंबे समय तक काम भी आएगा, ठीक है। सिर्फ गेट की एग्जामिनेशन में नहीं, लाइफ में भी काम आएगा, ठीक है। तो बार बार किसी दूसरे से मोटिवेट नहीं होना, खुद ही मोटिवेट होना। और उसके लिए क्या है मोटिवेशन का तरीका, कि आप जो काम के लिए बने हो, अभी अगर स्टूडेंट हो, जो काम आपके लिए बना है पढ़ाई करना, उसको तरीके से कर लो। 4 क्वेश्चन बनाओ, न्यूमेरिकल करने बैठ जाओ जब भी आपको ऐसा लगे। 4 न्यूमेरिकल बनेंगे, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे की कहानी चलाते हैं कि अगर इसके बाद भी किसी स्टूडेंट को डाउट आ जाए, इसके बाद भी कोई चाहता है कि पर्सनल गाइडेंस, मैं सबके लिए पर्सनल गाइडेंस के लिए अवेलेबल हूं। मुझे आप 88, ये मेरा ऑफिस नंबर है, 8839732518, ये ऑफिस का नंबर है। इस पर आप कॉल कर सकते हैं सुबह 11 बजे से लगा के रात को 8 बजे तक। और अगर मैं अवेलेबल नहीं भी होऊंगा तो कोई ना कोई फोन उठाएगा, और वहां से आप मुझे टाइम अपना बता दीजिएगा कि किस रिगार्डिंग आपको बात करना है, ठीक है। मैं कॉल बैक कर लूंगा। तो ये सुविधा भी आपको दे रखी है पर्सनल गाइडेंस के लिए। चाहे कोई बच्चा, किसी स्टूडेंट का या किसी जॉब गोइंग एस्पिरेंट का कुछ डाउट हो, कुछ आपको प्लानिंग के रिलेटेड कुछ बात करनी हो, गाइडेंस के रिलेटेड बात करनी हो, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ इस पर, ठीक है। बाकी आप Gcentric का एप्लीकेशन डाउनलोड करके Gcentric चैट बॉक्स पे भी अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। और जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं Gcentric से, प्लीज चैट बॉक्स का यूज करिए अपने डाउट पूछने के लिए। वीडियो रिलेटेड डाउट जितने भी हैं वो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। जनरल डाउट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है ही आपके पास। तो कोशिश है हमारी तरफ से कि जितना ज्यादा आपको गाइड कर पाए, जितना ज्यादा सही तरीके से आप अपना फ्यूचर बना पाए, जो आपके अंदर है वही निकले। जर्नी गेट एग्जामिनेशन, इसलिए मैं फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को बोला हूं कि आपको प्रिपरेशन नहीं करना है अभी, अपने सेमेस्टर को इंजीनियरिंग जानने पे ध्यान दीजिए। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है ना, हमारे साथ होता है क्या है कि जब जो चीज करनी है वो करते नहीं और गलत टाइमिंग पे करते हैं, तो गलत टाइमिंग पे करने के गलत रिजल्ट भी आएंगे, या फिर लेट आएंगे अच्छे रिजल्ट, तो डिले हो जाता है काफी चीजें। तो आपको जिस चीज के लिए बने हैं, जब आपको एक्सेलरेट बढ़ाना है ना, जब आपको पीक करना है तभी पीक करिए, उसके पहले नहीं।
है ना। एक हर चीज सीखने का एक तरीका होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। उसको वायलेट करके बाईपास लेंगे आप तो उसमें सक्सेस रेट है ना 1% का ही है ना। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं होंगे कि हर किसी का दिमाग ऐसा है कि एक बार पढ़ा और यहाँ पे आ गए, ऐसा नहीं है। तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए और यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स का ध्यान रखिए, खासकर अपने सिलेबस का, कि सिलेबस में क्या क्या है, क्योंकि आधे से ज्यादा जनता को सिलेबस का भी अता पता नहीं होता है। और जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे आपको फैसिलिटी है कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स अपना परचेस करके पढ़ सकते हो और अपनी स्ट्रेटेजी मात्र 200 रुपए से, मतलब अपनी जो प्रिपरेशन है उसको मात्र 200 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। ये हम लोगों ने फ्रीडम दी है ताकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं हो जो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से पढ़ नहीं पाए, ठीक है। तो मंथली सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है जॉब गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, आपको सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल है। कुछ सब्जेक्ट्स हमने सपोर्ट कैटेगरी में रखे हैं और सपोर्ट कैटेगरी में वही सब्जेक्ट्स रखे हैं जो आपको इनिशियल लेवल पे पढ़ना है अपनी प्रिपरेशन के, ठीक है। इनिशियल लेवल पे आप नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल, कम से कम ये भी पढ़ जाएंगे तो ताकि आप किसी किताब से सेल्फ स्टडी भी करो तो आप किसी बुक को पढ़ने के लिए जो एक मिनिमम आपको नॉलेज की जरूरत पड़ती है किसी बुक को समझने के लिए, कोर सब्जेक्ट्स की बुक को, तो वो नॉलेज आपको यहां से सफिशिएंट मिल जाएगा लो प्राइस में। तो कोई भी अदर क्वेरी हो आपको, अदर कोई डाउट हो, अपना कोई स्टोरी हो, अपना कुछ दिक्कत हो, तो आप यहां पर मैंने जो कॉलिंग नंबर दिया है वहां पे आप फोन लगा सकते हैं जो भी टाइम आपको बताया है, ठीक है। और वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। आपने इतना सपोर्ट किया जी सेंट्रिक को जिसकी वजह से इंडिया में गेट की कोचिंग में बहुत कम बार स्टेटमेंट बोलता हूं, प्ले स्टोर पर हाईएस्ट रेटिंग दी है आप लोगों ने। तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद कि इतना अफोर्डेबल, जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें उम्मीद नहीं था कि हम लोग क्या वाकई कर पाएंगे, चैलेंज था। आज कम से कम 2500-3000 वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा पाए हम लोग थ्रू जी सेंट्रिक एप्लीकेशन। बहुत ही मिनिमम डेटा कंजप्शन होता है, बहुत ही साइकोलॉजी बेसिस पे आपके वीडियो कंस्ट्रक्ट किए, ऐसा नहीं कि लंबा लंबा पढ़ा दिया है, और वही पढ़ा है जो वाकई में आपको यूजफुल हो। चाहे तो ट्राई करके देख सकते हैं। तो आपका इतना प्यार रहा है, उसी की वजह से ये सिस्टम बना पाए हम लोग, अदरवाइज आपके बिना कुछ भी नहीं होता। और प्ले स्टोर पे इसी का रिजल्ट है कि 4.7 रेटिंग आपकी वजह से आई है, ठीक है। तो आप अपने अनुभव और भी शेयर कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके, और भी सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपने जो जूनियर से सीनियर जो ऑलरेडी जी सेंटर के यूजर वो उनको भी आप बताइए, क्योंकि हम लोग पेड मार्केटिंग नहीं करते, जो भी मार्केटिंग है आपकी वजह से है, ठीक है गाइस। बाकी और भी गाइडेंस के रिलेटेड, कुछ भी अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, कुछ भी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी बात करना हो तो कॉल कर सकते हैं सीधे हमारे पे, ठीक है। थैंक यू।